हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड योर असिस्टेंट टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, एंड आई नो बहुत दिन बाद वीडियोस आ रही है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कल आप लोगों के लिए एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी कि अब कॉन्टिन्यूसली हमारे पास वीडियोस आया करेंगी। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखी है जहाँ पे मैंने बताया है कि हाँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी क्लास की एक्सेट्रा, आप लोग जाके वो शॉर्ट को चेकआउट कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की सोशल साइंस की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका आज हम लोग करने वाले हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि ये जो आपके बिग क्वेश्चंस होते हैं वो भी, जो आपके मुझे एक्सरसाइज के बीच के कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे, जो कि मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो वाले क्वेश्चंस। एंड एट द एंड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज वाले, हम वो भी कवर अप करने वाले हैं। चलो, अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे आपके बिग क्वेश्चंस वाला पार्ट। ठीक है जी, हम शुरू करेंगे। एंड इससे पहले मैं शुरू करूं, प्लीज आप लोगों ने अगर जो इसके प्रॉपर चैप्टर की दो वीडियोस रही है, इसकी डिटेल्ड वीडियो के 2 पार्ट रहे हैं, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर उतना टाइम नहीं देना है, एक चैप्टर का वन शॉट में रिवाइज करना है, तो इसकी वन शॉट रिविजन की सीरीज भी है। उस वाली सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आप लोग उसको पहले चेकआउट कर लो। यानी कि बिकॉज पहले आप लोग चैप्टर समझना, उसी के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आना। प्लीज, मैं हमेशा कहती हूँ, बिना चैप्टर को समझे एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स मत करना। सिर्फ याद कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, और याद करी हुई चीज बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाती है। रिमेंबर दिस। अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने पहले ही बहुत बार बोला हुआ है कि चैप्टर नंबर 6 पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 5 प्लीज पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। तो ऐसे एक बच्चे का कमेंट आया था 3 बार लिखकर, मैम चैप्टर 5 पढ़ लिया है, मैम चैप्टर 5 पढ़ लिया है, मैम चैप्टर 5 पढ़ लिया है। आपने बहुत अच्छा करा, मुझे नाम नहीं याद उस बच्चे का, लेकिन हाँ, आप लोग के ऐसे इतने कमेंट देखे मुझे कई बार ना ऐसे बहुत हंसी सी आती है, बहुत अच्छा लगता है। चलो, अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, और हम लोग करेंगे अपना सबसे पहले बिग क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं, व्हाट इज इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इज इट स्ट्रक्चर। कहते हैं इंडिया का पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, और किस कौन कौन है उस पार्लियामेंट में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जब हमारे चैप्टर का नाम ही ये है इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हम इसमें इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट होती क्या होता है, क्या आपको पता है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि जहां पर हमारे देश के लिए बेसिकली लॉज बनाए जाते हैं। लेजिस्लेशन करना इसका मेन काम होता है। अब इसके अंदर कौन कौन होता है इस पार्लियामेंट में? मैंने बोला भैया कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफी लिंक्ड होते हैं। आगे क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है कि आखिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स तो कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको ये चीज याद होगी। अब जब वो मेंबर्स अगर इतने सेम होते हैं, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल का मतलब हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ, कहीं आप लोग भूल गए हो, बिकॉज 2 to 3 वीक्स बाद वीडियो आ रही है, तो शायद से कुछ चीजें माइंड से स्किप हो गई हो सकता है। लेजिस्लेचर में आप लोगों को पता है हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं, विच इज कॉल्ड लोकसभा बच्चा, एक होता है हमारे पास राज्यसभा। किसमें? इस पार्लियामेंट का बेसिकली ये पार्ट होता है। लोकसभा या राज्यसभा जो भी हाउसेस है, इसके अंदर आपके कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन होता है पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोग? कौन से होते हैं? एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सारे के सारे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, दोनों को ही हम किसका कहते हैं? लेजिस्लेचर का पार्ट कहते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं एग्जीक्यूटिव की, ये तो सारे के सारे एमपी होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं? होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 से ये चीजें याद होंगी। 543 हमारे पास लोकसभा के एमपी होते हैं, और 245 हमारे पास राज्यसभा के एमपीज होते हैं। अब इतने एमपीज में से कौन कौन, ये सब हमारे पता है लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है बच्चा? आई होप जो बाहर से साउंड आ रही है ना, ये कुछ घर भर बन रहा है आसपास, तो ये आवाजें आप लोगों तक ना पहुंच रही हो। आई रियली होप मेरा माइक उसको ना लाइक कैंसिल आउट कर देता है वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने बोला है अब इस एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है? जो ये सारे के सारे एमपी हैं, इनमें से एक पर्सन बनेगा आपका पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जो भी उस मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा वो आपका बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये इन्हीं कुछ एमपीज में से
कुछ एमपीज को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कौन डिक्लेयर कर देंगे। अब ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और ये जो हमारे पास कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ कैबिनेट होते हैं आपके, कैबिनेट में भी होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब बहुत अलग अलग होते हैं। अब ये सारे ही जो लोग हैं जो एक्चुअल में किसका पार्ट है, हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आई होप अब आप लोगों को ये चीजें याद आ गई होंगी दोबारा से, क्योंकि जो हमारा एमपीएस है, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, इनका काम है लॉस को बनाना, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे मिनिस्टर्स है, प्लस जो हमारे हमने देखा है ना जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कौन से होते हैं, जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इन सबका मिलकर काम क्या होता है, इन लॉज को बनाए जाने, जो लॉज इसने बनाए हैं लेजिस्लेचर ने, इन लॉज को इंप्लीमेंट करना इसका मेन काम होता है। तो ये बातें कहा था, आई होप आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि हाँ हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, किसके रोल की हमने बात करी थी। अच्छा, हमने देखा इस पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है, यानी कि ये 543 सीट्स में से जिसको भी हाफ, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा सीट्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिली होंगी वो पार्टी जो है जीत जाएगी। अब अगर हाफ प्लस 1 नहीं मिली है उसको, यानी कि अराउंड 272 सीट्स नहीं मिली है, तो यानी कि वो कोलिशन फॉर्म करेगी, गठबंधन सरकार किसी और पार्टी के साथ अपना अलायंस फॉर्म करेगी, गठबंधन फॉर्म करेगी, और फिर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करके कोलिशन गवर्नमेंट का नाम ले लेगी। ये हमने पढ़ा हुआ है सब चीजें, और जब तक उसके पास इस लोकसभा का सपोर्ट रहेगा वो तब तक जो है हमारे उसमें पार्लियामेंट के अंदर बैठेगी। अब वही वाली बात कर रहे हैं भैया, पार्लियामेंट में आखिर है कौन कौन, आपको पता है हमारे पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, बाईकैमरल पार्लियामेंट है। नाउ व्हाट इज बाईकैमरल, बाई का मतलब क्या होता है, टू, मेड की उससे बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है, कि आने वाले आंटी जी की, आंटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं बाईकैमरल यानी कि टू, जहां पर भी 2 लेवल हो बेसिकली आपके लेजिस्लेचर के, उसे हम बोलते हैं बाईकैमरल। जहां पर एक होगा सिर्फ उसे हम क्या बोलेंगे, आपका यूनिकैमरल। बताइए ये चीजें, तो हमारे पार्लियामेंट में क्या है, 2 हाउसेज हैं, 2 लेवल है, तो हमने उसे बोला है बाईकैमरल। एक है लोकसभा जो कि लोअर हाउस होता है, जिसके मेंबर्स कितने होते हैं 543, और उसको हम लोग खुद ही इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन जो राज्यसभा होता है जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स का नाम क्यों आया, क्योंकि स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, कि जो हमने स्टेट्स में एमएलए को चुना हुआ है ना स्टेट लेवल पर, ये एमएलए इनको इनके इस मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, कि हम लोगों ने डायरेक्टली पीपल ने किसको चुना, एमएलए को चुना, इन एमएलए ने मिलकर अपनी अपनी स्टेट से राज्यसभा के एमपीज को चुना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये हमारे हुए दोनों हाउसेस। तो पार्लियामेंट में एक तो ये होते हैं, प्लस आपको पता है पार्लियामेंट में हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड होते हैं कंट्री के, और पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैंने बोला हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही होते हैं। लेजिस्लेचर का बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो है, और जो मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के, और लेजिस्लेचर के ही मेंबर्स होते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो एमपी हमने देखे ना, वही तो इसके एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स बनते हैं ना, मिनिस्टर्स के रूप में यही बनते हैं ना, पीएम इन्हीं को लेके आते हैं। तो यानी कि लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स बनते हैं। क्लियर है ये सब बातें आप लोगों को। अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। कहते हैं भैया कि आखिर पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अभी तक आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ जी पार्लियामेंट का कौन कौन पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारे इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कोई मीटिंग होनी है आउट ऑफ कंट्री, उसमें हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, बिकॉज उनके पास मेन पावर्स है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन अगर यूएसए की तरह हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल होता, ये सब हम लोगों ने इन्हीं 2 चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, 5 और 6 में, इसलिए बार बार बोलती हूँ 6 चैप्टर पढ़ने से पहले 5 चैप्टर पढ़कर आना, बिना उसके कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रेसिडेंशियल होता यूएसए की तरह, तो हमारे भी जो मेन हेड होते हैं, रियल हेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते, और हर एक कंट्री में हमको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट ही जाते, जबकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब अगर बात करूं पार्लियामेंट के द्वारा परफॉर्म करे जाने वाले कुछ फंक्शंस की, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। पहली बात यहाँ पे होती है मेकिंग लॉज, कि पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है, बिकॉज लेजिस्लेचर है, उसमें कौन बैठ रहे हैं, एमपी बैठ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनका मेन काम होता है लॉज को बनाना, या अगर कोई लॉ बना हुआ है उसको चेंज करना है, उसको रिमूव करना है, इस तरीके से जो नीड पड़े।
सेकंड बात है कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। भाई मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे एमपी होते हैं जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, इन्हीं में से कुछ मेंबर्स, फॉर सपोज देखो यहाँ 543 प्लस 245 यही होता है, इसे ऐड करोगे कितना आएगा आपका 887। इन 788 मेंबर्स में से ही कुछ मेंबर्स होते हैं हमारे जो कि इस हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं। कौन बनते हैं? मिनिस्टर्स बनते हैं। और ये किसका पार्ट होता है बच्चा? ये हमारे होते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट। ये चीजें पता है आपको, किसका पार्ट होते हैं? एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं ये। अच्छा, और ये कितने होते हैं? आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो यूजुअली आपके 70 से 80 के बीच में इस तरफ से रहते हैं। कि क्यों ब्लिंक कर रहा है? एक सेकेंड। हाँ, वो वहां पे आई थिंक आधा आधा हो रहा है, इस वजह से कर रहा होगा। इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने मिनिस्टर्स होते हैं। तो क्या हुआ कि इसका जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के ही मेंबर्स होते हैं कुछ कुछ। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, तो अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं जो कि लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन पे नजर रखना, इन पे ध्यान रखना, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना। हमने डिस्कस करा हुआ है क्वेश्चन आवर के थ्रू, 0 आवर के थ्रू। जब मीटिंग शुरू होती है उससे पहले 1 घंटा डिस्कस होता है कि हाँ जो बाकी के मेंबर्स हैं वो सब इन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने वो बजट पास कराया था, आपने उसका क्या करा, आपने वो पैसे लिए थे, आपने उन पैसों का क्या करा, आपने जिस बिल पे बात करी आपने उस बिल पे कितना काम करा। हर एक चीज जो क्वेश्चन वो इनसे पूछते हैं। अब फाइनेंशियल कंट्रोल में वही आ रहा है कि बजट को अप्रूव कराने का काम किसका है? हमारे इन्हीं लेजिस्लेचर के मेंबर्स का है। अगर ये लोग मना कर दे तो इनको पैसा भी अलॉट ना हो इन मिनिस्टर्स को। और लास्ट बात यहाँ पे है, हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम भी पार्लियामेंट कर रहा है। बिकॉज हमको पता है कि हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पे हम लोग जो है मिलकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे जाकर पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो हमको रिप्रेजेंट वो करते हैं। ये हमारे वो कुछ मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड क्वेश्चन देखो आपसे पूछा हुआ है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आपसे पूछ रहे हैं बच्चा कि आखिर लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का रोल क्या क्या है। हालांकि अब तक आपको ये चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी कि हाँ जी इनका क्या रोल हो रहा है, बट ठीक है चलो पढ़ लेते हैं। बेशक इनका डिफरेंट रोल होता है लेकिन फिर भी काफी क्लोजली जो है एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्या काम है देखो, बार बार बोल चुकी हूँ, चीख चीख के बोल चुकी हूँ, लेजिस्लेचर का मेन काम है लॉज को बनाना। क्या काम है? लॉज को बनाना, क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री के। अच्छा, जो भी नेशनल इश्यूज हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, टेररिज्म है, कुछ भी है यहाँ पर जो कि इस टाइम में बहुत चल रहा है, तो इन पे क्या लॉज बनने हैं, किस तरीके से बनने हैं, सब कुछ कहाँ पे डिस्कस होगा? पार्लियामेंट में ही डिस्कस होता है। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी इश्यूज होते हैं, इट चेक्स एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अभी हमको पता है कि लेजिस्लेचर का एक और काम क्या होता है एमपीज का बेसिकली, ठीक है। क्या काम होता है इनका? एग्जीक्यूटिव पे यानी कि मिनिस्टर्स पे। प्लीज ये वर्ड्स ना हल्के क्लिक बेस या मतलब एक निमोनिक बेस किसी भी तरीके से आप इसको याद रखना कि जहां भी लेजिस्लेचर का नाम आ रहा है पार्लियामेंट के लेवल पे एमपीज को समझ जाना, और जहां भी एग्जीक्यूटिव का नाम आ रहा है वहां मिनिस्टर्स को समझ जाना। ये चीजें याद रखना। जुडिशरी के नाम से आपको पता है जज होते ही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो। अच्छा, कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, उनसे क्वेश्चन पूछ के, उनसे बजट के बारे में पूछ के, कुछ भी चीज करके बजट को अप्रूव कराना, बेसिकली वो सब भी काम किसका है? लेजिस्लेचर का ही होता है। फिर देखो यहाँ पे है रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जो भी इस लेजिस्लेचर ने बैठा यानी कि एमपीज ने जो भी लॉज बनाए हैं उन लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है बच्चा? आपके एग्जीक्यूटिव का काम होता है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना, शासन करना अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के थ्रू। होम मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं, तो सारे काम करना बेसिकली शासन करना किसका काम है? हमारी गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट किसका पार्ट है? हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है। रिमेंबर, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मत कहा करो, अगर फ्यू ऑफ यू प्रोनाउंस इट लाइक दिस, तो एग्जीक्यूटिव नहीं होता, एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ये अच्छा वर्ड, मतलब प्रोनाउंसिएशन इज चेंज्ड काइंड ऑफ। ओके, अब से नहीं, बहुत पहले से हो चुकी है, तो ये मत समझना कि अभी 2 महीने पहले हुई है, नहीं सालों से हो चुकी है। चलो
द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेक डिसीजंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि हमको पता है ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स, जो कुछ लॉज होते हैं, इन सब पे जो है डिसीजंस वगैरह लेते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और हमको ये बहुत जरूरी चीज पता है, हमने चैप्टर में बहुत बार डिटेल में भी इस चीज को पढ़ा हुआ है कि ये जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट टू द राज्यसभा। नो, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए कलेक्टिवली सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये चीज आप लोगों को बहुत बार मैंने बताई है। अब देखो, ये आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने एक ऐड ऑन करा हुआ था क्योंकि मेरा मन करा कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है पढ़ाते हुए ऐसी बहुत सी चीजें आती है जो मेरा मन करता है कि आपको पता होना चाहिए और मैं मेंशन कर देती हूँ। तो स्टार लगा रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस मेरा मन करा कि आपको पता, मैंने लिख दिया। कहते हैं एग्जीक्यूटिव जो है पार्ट है लेजिस्लेचर का, जो मैं अभी तक चीख चीख के बोलती आ रही हूँ, हालांकि मैंने फिर भी लिख रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो सब लेजिस्लेचर से ही उठकर आए हैं, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ गया है। हालांकि हमें ये चीज पता है, अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू, अगर कोई पर्सन है जो कि मिनिस्टर बनना है, उसको मिनिस्टर बन जाता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे पूछती हूँ, कोई पर्सन अगर अभी तक एमपी नहीं बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना है, तो क्या वो पर्सन मिनिस्टर बन सकता है? क्या बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। मुझे याद नहीं है कि आपके बुक में ये है तो कौन सा चैप्टर में, 5 या 6 में डेफिनेटली होगा, ये क्लास 7th में नहीं पढ़ा मैंने, या मैं हाई क्लासेस का, मतलब जो भी है बस पता होना चाहिए। तो वो वाली चीज है कि एक पर्सन जो कि अभी एमपी नहीं है, वो पर्सन मिनिस्टर भी बन सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स, उसको कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं ना कहीं से भी खुद को इलेक्ट कराना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा नहीं कर पाता है, तो फिर जो है वो इस मिनिस्टर की पोस्ट है वो हट जाएगा। ठीक है जी, ये बस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमें ये भी पता है भैया कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये दोनों ही जो है एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आगे भी डिस्कस इसको हम कर लेंगे। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि पीएम प्लस कॉम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिलकर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक इनके पास इसका सपोर्ट रहे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहते हैं हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज्ड एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि लेजिस्लेचर के बारे में बताओ यूनियन लेवल पर, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताओ यूनियन लेवल पर, और दोनों के ही बारे में बताओ स्टेट लेवल पर। किस तरह से ये ऑर्गेनाइज है, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर फॉलो होता है। पहली बात, अगर यहाँ बात करूं मैं यूनियन यानी कि सेंटर के लेवल की, किसकी बात कर रही हूँ? यूनियन यानी कि सेंटर के लेवल की अगर बात करूं तो हमको पता है कि लेजिस्लेचर में क्या है? पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट में क्या क्या होते हैं हमारे पास, इनको पता है। लोकसभा है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, राज्यसभा है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और हमारे पास होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि हमारे देश के नॉमिनल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। पता है ये चीजें। अच्छा, यहीं पर ही इसी लेवल पर, यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? हमारे पास प्रेसिडेंट भी होते हैं, हमारे पास आपके प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। ये चीजें हमको ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये सब मिलकर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं चीख चीख कर बोल चुकी हूँ। स्टेट लेवल की बात करूं, मैंने पहले ही बोला है, स्टेट लेवल पे पावर जाहिर सी बात है डिफरेंट हो जाएंगी, कई चीजें डिफर होंगी, लेकिन पीएम को बस आप लोग सीएम से रिप्लेस कर दीजिए, और प्रेसिडेंट को आप लोग हमारे गवर्नर से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास यूनियन लेवल पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें हमारे पास यानी कि 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सेम ऐसे ही कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं। ठीक है, बाई कैमरल असेंबलीज आप कह सकते हो, वो होती है जिसमें एक आपके पास होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक हमारे पास होती है बच्चा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपकी हर एक स्टेट्स में है, और 2 यूटी यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 यूटीज में भी है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है। कौन कौन सी में? 6 स्टेट्स में। और 6 स्टेट्स कौन सी है मैंने पहले जिक्र करा हुआ है। मे आम बिकाऊ थे, जम्मू था पहले, जम्मू हट चुका था, इसलिए हम तब से बोलते हैं जम्मू में आम बी का ऊ थे। इस तरीके से ये आता है हमारे पास। तो जम्मू हट चुका है तब से, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इस तरीके से ये रहता है कि इन 6 स्टेट्स में हमारे पास आज के टाइम पे विधान परिषद यानी कि
काउंसिल है। गवर्नर मैंने बोला जिस तरीके से प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री का, इस तरीके से गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, और स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट तो होता ही है। सेम ऐसे जो आपने यहाँ पे लिखा था एग्जीक्यूटिव का पार्ट प्रेसिडेंट, वहां पे लिख दो आप लोग गवर्नर, आपने यहाँ लिखा प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आप लिख दो चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे भी थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर भी है, वही वाली सेम बात है। ये भी स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में चीफ मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे आपने लिखा था कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख दो कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन है आपके, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्योंकि जो काम करते हैं वो स्टेट लेवल पे कर रहे हैं ना, तो ये हो गए। अब ये जो काम कर रहे हैं आपके, ये सब मिलकर ये यूनियन लेवल पर कर रही है, पता है आपको ये चीज है। और जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। क्लियर ये सब बातें समझ में आ गया जी। इसके बाद ना बाकी सब तो ठीक था। एक क्वेश्चन था पेज नंबर 152 है वो पेज, मैंने वही वाला मेंशन यहाँ पे करा हुआ, ये रहा पेज नंबर 1, सॉरी अच्छा क्रॉस नहीं हुआ, एक सेकेंड रुको। पेज नंबर 152 क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था, मेंशन कर दिया था। एंड द क्वेश्चन वाज इफ द एग्जीक्यूटिव, एक सेकेंड, इफ द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो कि मैं बोल चुकी हूँ कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, क्योंकि लेजिस्लेचर के ही जो मेंबर्स हैं एमपीज, इन्हीं में से एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स यानी कि मिनिस्टर्स निकल कर आ रहे हैं। तो अगर ये इसी का ही पार्ट है ये एग्जीक्यूटिव, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है। हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं जब वो इसी का पार्ट है। तो देखो हम वो इसलिए कह रहे हैं, पहली बात क्योंकि पावर सेपरेट है। हमारा जोर किस पे, पावर पे, कि आखिर पावर तो अलग है ना, पावर तो सेपरेट है ना, तो उसका पार्ट होने से क्या मतलब है उस चीज का। क्योंकि हमें पता है लेजिस्लेचर की पावर ये है कि उसको लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव की पावर ये है कि उसको उस लॉ को इंप्लीमेंट करना है। दोनों की पावर तो डिफरेंट है ना, वही वाली बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर जो है बच्चा आपका लॉ बना रहा है, ध्यान रख रहा है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव जो है वो उस लॉस को इंप्लीमेंट कर रही है और डे टू डे शासन में हेल्प कर रही है। लेजिस्लेचर जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव से, उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि आपने ये काम क्यों करा, बजट अप्रूव कराने की यहाँ पर बात कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पर हो सकती है। एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पर वो फ्रीली काम नहीं कर सकते बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, उन्हें कोई भी पॉलिसी पे काम करना है, उन्हें कोई बजट चाहिए, उनको कोई पैसे चाहिए, तो उनको बजट को पहले अप्रूव कराना होगा, उनको हर एक पॉलिसी को पहले लेजिस्लेचर यानी कि एमपी से मतलब बेसिकली उनको कन्विंस करना होगा उस चीज के लिए, उनसे अप्रूवल लेना होगा। और जुडिशरी भी हमको बताया भैया, हालांकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, लेकिन ठीक है आप चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप ये पॉइंट ना लिखो, जस्ट अ सेकेंड, ये स्टार लगा देते हैं हम उस पॉइंट पे, जो हम ना भी लिखोगे तो भी चल जाएंगे। तो कहते हैं जुडिशरी जो है वो एक्ट करता है, सेपरेट बॉडी है, हमको पता है लॉज एक्शन जो भी इनके द्वारा बनाए गए हैं या उनके द्वारा फॉलो करे जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं, उन पर ध्यान हमारा ये रखता है। जाहिर सी बात है हमने वही वहां बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है बेशक वो लेजिस्लेचर से आया है, तब भी जो उसकी पावर्स हैं वो डिफरेंट है, कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है। ठीक है जी। अच्छा अब यहीं पे पेज नंबर 154 पे भी एक क्वेश्चन था, यही वाला है 155 पे है एक क्वेश्चन, 155 पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जरा उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था कुछ हमारे पास कि ऐसे कोई एग्जांपल आप देख सकते हो क्या जहां पे जुडिशियरी ने बेसिकली जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स यानी कि जो लॉ बना रहे हैं, और लॉ कौन बना रहा है हमारे पास, लेजिस्लेचर। तो क्या कभी ऐसा हुआ है पास्ट में कि जुडिशियरी ने लेजिस्लेचर को बोला हो भैया अपना द्वारा बनाए हुए लॉ को दोबारा से देखो, रिव्यू करो उसको, उसमें कुछ गड़बड़ है, मेरे को सही नहीं लग रहा। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव को उसने कभी ऐसे बोला हो कि जिस तरह तुमने इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना वो गड़बड़ है, तुम सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि जुडिशियरी ने कभी ऐसा हुआ है कि लेजिस्लेचर पे चेक रखा हो, कभी ऐसा हुआ है एग्जीक्यूटिव पे चेक रखा हो, और चेक रखने के लिए उनको उनके द्वारा बनाए हुए लॉ को या उनके द्वारा इंप्लीमेंट होने वाले लॉ में दोबारा से उनको रिव्यू करने के का बोला हुआ, ऐसा कभी हुआ है पास में। तो उसी के यहाँ पर एग्जाम्पल्स मेरे को चाहिए था कि आपको मैं मेंशन करूं, तो मैंने यहाँ पर वो आप लोगों के लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पता है इसके अंदर था यहाँ पर ये कि जब जुडिशियरी ने, वैसे बहुत बार हुआ है ऐसा
ठीक है। लेकिन एक बार बहुत ज्यादा अच्छा था वो, जो मैंने इसलिए इसको मेंशन किया था। एनजेक, शायद मैंने पहले भी क्लासेस में नाम लिया है इसका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बेसिकली क्या था ना, आज अभी के टाइम पता है क्या होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कोई जज बनता है, कुछ भी ऐसा होता है, सीजे वगैरह बनते हैं, तो जो भी जजेस होते हैं ना, बेसिकली उनसे पूछा जाता है कि हाँ, अब जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपका जो है चीफ जस्टिस बन जाएगा, मतलब इस टाइप की चीजें होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पूरा प्रोसेस चलता रहता है, उसमें बाहर से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो कि शायद आपको सुनने में ठीक लग रहा हो, पर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अंदर जुडिशरी में क्या चल रहा है, पैसे ले देकर उन लोगों ने किसको सीजे बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई है, हम वो नहीं जानते। जब ये लोग कहते हैं सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो अब मेंबर, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, तो वो सीनियर मोस्ट जज की कोई डेफिनेशन नहीं है। समटाइम्स दे आर लाइक जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, समटाइम्स दे आर लाइक जिसकी एज ज्यादा होने वाली है, उसका टेन्योर खत्म ही होने वाला है, मतलब बहुत डिफरेंट चीज है, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो काफी कंफ्यूज होगे अगर आप लोग इस वाले पॉइंट पर बहुत डिटेल में आओगे, तो इसलिए हम बहुत नॉर्मल जिसको समझते हुए चलते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत जो चीज है यहाँ पर, जैसे कि हाँ भाई एनजे किस तरीके से वर्क करता है। अब जब ये लॉ आया था ना, तो इसमें ये कहा गया था कि ऐसा करते हैं, इसके अंदर कुछ मेंबर जुडिशरी के होंगे, तो कुछ मेंबर जो रूलिंग पार्टी है उसके होंगे, और कुछ मेंबर जो अपोजिशन पार्टी है उसके भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ जी अब कौन बनने वाला है। पर जब ये लॉ आया ना आपका, तो इसको हटा दिया गया। 2015 में समथिंग ये आया था हमारे पास, हाँ, और इसको हटा दिया गया। जुडिशरी ने बोला नहीं नहीं, तुम तो हमारे एरिया में एंटर कर रहे हो, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर इंटरवीन करने का तुम्हारे पास तो हक नहीं है, तुम लोग नहीं करोगे, अपने इस लॉ को हटाओ, इनवैलिड है, हम नहीं मानते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस को के अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने ये बोलकर हटा दिया, हालांकि बिल्कुल भी ठीक ये चीज नहीं थी। तो 15 या 16 या 18, मुझे 3 साल याद आ रहे हैं इस लॉ के लिए, एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी मच श्योर, ठीक है, चलो देख लेंगे। हम कह रहे हैं कि और ऐसा कब हुआ कि जब जुडिशरी ने लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव पे सवाल उठाया, उनको कुछ कहा हो, तो ये तो नॉर्मल है, होता रहता है। जैसे आप देखो कि इन्वायरमेंटल लॉज जब भी आते हैं, पोल्यूशन को सब कम करने के, कंट्रोल करने के, या उसको साफ करने के, रिवर को साफ करने के, तब यहाँ पर वो हमेशा बोलते कि भैया तुम सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, बढ़िया से काम नहीं कर रहे हो, ये सब चीज चलती रहती। जब मिड डे मील की स्कीम आई थी तब भी यहाँ पर कहा था कि इसको सही तरीके से करना, ध्यान से करना, सब तक जो है खाना पहुंचना चाहिए। इससे ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे घर पहुंच जाते हैं, बच्चे स्कूल से नाम कटवा लेते हैं, वो कम हो जाना चाहिए, अच्छा खाना आना चाहिए, बहुत चीजें बात कही थी। जब नहीं हुआ था तो जुडिशरी ने सवाल भी किया था, दैट वॉज अ होल। अब देखो नेक्स्ट आएंगे आपके नेक्स्ट लास्ट चीज पे हम लोग, विच इज आर क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं, उसको हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड आउट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर स्टेट आर इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपको ये बताना है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में उस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव जो है गए हुए हैं या बैठते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली अपने दिल्ली को लिया है, क्योंकि मैं वही रहती हूँ, और कुछ मेजर स्टेट्स को, यूपी, बिहार, राजस्थान जो आसपास के, उनको मैंने लिया है। बाकी आप लोग और भी कुछ स्टेट्स के जिसमें आप लोग रहते हो उसका यहाँ पे जिक्र आप कर सकते हो। दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस में मैंने पहले ही बताया हुआ है 7 MP बैठते हैं, ठीक है जी। राज्यसभा में हमारे यहाँ से 3 MP बैठते हैं। यूपी क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है, मैंने हमेशा बोला है जितनी बड़ी स्टेट उतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसी, जितनी ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसी उतने ज्यादा ही मेंबर्स, क्योंकि पॉपुलेशन उस अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। हालांकि हमको पता है कि दिल्ली 3 करोड़ की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर चुकी है, सो दिल्ली का कोई मुकाबला ही नहीं है, ना ही पोल्यूशन में कोई मुकाबला है, न ही पॉपुलेशन में कोई मुकाबला है। दिल्ली तो बहुत ही टॉप लेवल पे चल रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तब भी दिल्ली वाले दिल्ली बहुत प्यारी, मतलब मैं बैंगलोर तक हुआ ही, लेकिन तब भी घूम फिर के अपनी दिल्ली में आ गई, लेकिन चलो ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश, उसमें 80 है, और यहाँ पे राज्यसभा में जो कि हमारे MLA इलेक्ट करते हैं इन सबको, इन मेंबर्स को, उसमें 31 है। बिहार में यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 16 है, राजस्थान में 25 और 10 है। इस तरीके से आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक्स द इंडियन पार्लियामेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। इंडिया के पार्लियामेंट को लोगों की आवाज क्यों कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे लोगों की आवाज है, ये लोगों की आवाज है, क्यों कहते हैं?
और कैसे इंश्योर करा जाता है यहाँ पे कि अलग अलग ओपिनियंस को सुना जाए, सबकी ओपिनियन यहाँ पे रखी जाए, सबकी ओपिनियन को सुना जाए। आप इस बात को यहाँ पर कैसे इंश्योर करते हो, आपसे ये चीज पूछी जा रही है। पहली बात, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ पर हमको ये चीज पता है। एंड क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही प्रकार के होंगे, सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई भी लॉ के पास होने की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रकार की मेजोरिटीज को रखा जाता है कि हाँ, कि हर एक पर्सन उठ के बताएगा कि हाँ जी वो इस लॉ के बारे में क्या सोचता है, यस है या नो है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन के पास बोलने का अधिकार है, इसलिए हम इसको ये चीज कहते हैं कि हाँ जी वॉइस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, वॉइस ऑफ इंडिया है ये। यहाँ पे सबकी आवाज होती है, सबकी आवाज यहाँ पे सुनी जाती है, इसलिए हम ये चीज यहाँ पे कहते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन जो है, यानी कि यहाँ पे जो लोग आके बैठ रहे हैं वो बहुत डाइवर्स है, बहुत विभिन्न है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हैं, किसी एक जनरल से आ रहे हैं, नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से आ रहे हैं, नहीं, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से आ रहे हैं, नहीं, किसी पर्टिकुलर कास्ट से आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, जेंडर्स, सोशल बैकग्राउंड से यहाँ पर लोग उठकर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अलग अलग लोग होंगे, सबका व्यू पॉइंट, सबका ओपिनियन, सबका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पर वॉइस ऑफ इंडिया है। क्योंकि और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सबका पर्सपेक्टिव है और सबके यहाँ पर सुनी जाती है, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। डिबेट्स एंड डिस्कशंस की अगर हम बात करी जाए, हमको पता है पार्लियामेंट में जो भी यहाँ पर एमपीज वगैरह होते हैं, उनको अपनी बात को रखने का बराबर अधिकार होता है, फ्रीली वो ऐसा कर सकते हैं, सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होने से पहले बहुत डिबेट होती है, बहुत डिस्कशंस होते हैं। जाहिर सी बात है उसमें सबकी बात सुनी जा रही होगी, सबकी बात को समझा जा रहा होगा, इवन अपोजिशन की भी, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो जो होगी वो हर फैसले में हाँ करेगी, लेकिन उसमें ना करने वाली कौन है? अपोजिशन पार्टी। और अगर हमारे देश में ऐसा होता ना कि अपोजिशन पार्टी के पास कोई आवाज ही नहीं है, तो सारे ही जो लॉ लाए गए हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा वो सही ही होते, या फिर वो सारे ही लॉ पास हो गए होते। नहीं, ऐसे बहुत से बिल होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी लेकर आती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, यानी कि जिसके वोट थोड़े से कम थे, उनसे इंटरनेशनल कांग्रेस हो गई या आप हो गई, जो भी हो गई, अगर बीजेपी के अगर रूल कर रही है, तो उस टाइम पे तो ये लोग मना करते हैं, राहुल गांधी उठ के मना करते हैं, कोई उठ के मना करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि वो लोग उनको ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि सबकी आवाज है, सबकी आवाज यहाँ पे सुनी जा रही है, इसलिए ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। क्वेश्चन आर और 0 आर के थ्रू जो एमपीज होते हैं वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, भैया कौन सी पॉलिसीज है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कभी ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि मीडिया क्योंकि खुली है, मीडिया के पास भी पूरा अधिकार है, पूरा फ्रीडम है बोलने का, तभी हम ये चीज देखते हैं कि पार्लियामेंट के बहुत से डिस्कशंस के बारे में हमको पता भी चलता है। इसलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखा है कि पार्लियामेंट की डिबेट जो होती है वो लाइव भी चल रही होती है। आप देखोगे लोकसभा के चैनल्स होते हैं जहां पर पार्लियामेंट की मीटिंग जो है लाइव चल रही होती है, आप आराम से देखो, बैठ कर क्या प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी हमारे पार्लियामेंट में कितनी वॉइस है। ठीक है, मैंने यहाँ बात करी अपोजिशन के रूल की, तो मैंने इसकी यहाँ बात करी कि जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं जो उनको ठीक नहीं लगते हैं वो उसकी निंदा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, ये चीज करते हैं वो। तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आ गई है कि हाँ जी हमने ऐसा क्यों बोला है कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की आवाज होती है और सबकी आवाज यहाँ पे सुनी जाती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, व्हाई डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों करा गया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्यों करा गया? क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव के पास एरा एट द एंड पैसा, जो मिनिस्टर्स उनके पास है पैसा बजट को अप्रूव कराने के लिए, उनको लेजिस्लेचर की हेल्प लगती है। और अगर उनको लेजिस्लेचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए तो ना तो वो उनको कोई जवाब देंगे, और लेजिस्लेचर यानी कि जो लोकसभा है बेसिकली जिसपे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोकसभा में बैठे हुए एमपी को हम लोगों ने खुद इलेक्ट करा है। और अगर जो इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझना, आई थिंक मतलब कहीं समझ में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे समझना कि जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारे इन लोकसभा में बैठे हुए एमपीज पे इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इनको जवाब देना होगा। सॉरी, बिकॉज अगर इन्हें कोई भी लॉ पास करना है, इनको अगर कोई बजट पास कराना है, तो इनको इनसे पूछना जरूरी इसलिए है बिकॉज अगर ये इनसे नहीं पूछेंगे और अपने पैसों के अकॉर्डिंग और पैसों से कुछ भी करते रहेंगे, तो ये पैसा एट द एंड किसका है? पब्लिक का है, हम लोगों के द्वारा पे करे गए टैक्सेस का पैसा है।
और हम लोगों के द्वारा पे करे गए टैक्सेस के लिए हम लोगों के द्वारा चुने गए लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए इन लोगों का काम है ये देखना कि जो भी मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पैसों का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये देखने के लिए मिनिस्टर्स का इन पे रिस्पॉन्सिबल होना या इन पे डिपेंड होना पैसों के लिए किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज एट द एंड लोकसभा के जो लोग हैं वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमारे लिए अकाउंटेबल है। अगर कोई भी गलत काम हुआ है, हमारे पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उसका वेस्टेज हुआ है, तो हम लोकसभा में बैठे हुए लेजिस्लेचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स आर राइट। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर बात पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर उसी को मैंने एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए, कि भैया अगर एग्जीक्यूटिव है उसको अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है, उसको लगानी है, वो तो उसको करना है, तो उसको लेजिस्लेचर को जवाब तो देना होगा, क्योंकि लेजिस्लेचर में हम लोग बैठे, हम लोगों के द्वारा चूज करे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आकर बैठे हैं। और जाहिर से बात है अगर वो कोई भी काम करती रहेगी एग्जीक्यूटिव या कोई भी है, इसके जगह लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, अगर वो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करती रहेगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी पावर का मिसयूज करेगी, वो डेस्पोटिक पावर ऑथोरिटेरियन बन जाएगी, जाहिर डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए भैया। हमने पहले बोला कि एग्जीक्यूटिव तब तक ही बैठी हुई है जब तक वो लोकसभा पे उसका कॉन्फिडेंस है। जब कॉन्फिडेंस खो जाएगा तो पूरी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, ये चीज हम लोगों को पता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का यहाँ पर पॉइंट रहेगा और बेटर लॉ मेकिंग यहाँ पे रहेगा, बिकॉज हमको पता है कि एग्जीक्यूटिव क्योंकि डिपेंडेंट है लेजिस्लेचर पे, ऐसा करने के बाद ही हम ये चेक्स एंड बैलेंसेस का कि वो उस पर ध्यान रख रहा है, क्वेश्चन पूछ के बजट अप्रूव करा के, ये चीजें हम तभी कर पा रहे हैं। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक वी हैव चूजन द सिस्टम ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द यूनियन लेवल? आपको ऐसा क्यों लगता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि हमने यूनियन यानी कि सेंटर के लेवल पर बाइकैमरल यानी कि 2 हाउसेस रखे हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा, तो हमने ऐसा क्यों रखा है समझना पड़े। अगर देखो हमारे पास सिर्फ लोकसभा होता कि सिर्फ लोक बागों के द्वारा जो चुनी हुई पार्टी एक वो होती, पहली बात तो अगर एक ही हाउस होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने लोग ज्यादा उतना अच्छा बड़ा डिसीजन, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत लोग मिलकर भी गड़बड़ कर देते हैं और कई बार कम लोग मिलकर भी बहुत अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, तो मैं इस चीज के फेवर में कतई नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर लोग सही होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको हम लोगों ने इलेक्ट करा है, लेकिन जो यहाँ पे राज्यसभा में बैठे हुए लोग हैं इनको यहाँ पर एमएलए ने इलेक्ट करा है। इनकी समझ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लोग बैठे, इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, इनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, लेकिन इनके पास लोगों की चॉइस होगी। तो यहाँ पर दोनों ही हाउसेस का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, अगर दोनों ही हाउसेस होंगे तो लॉ ज्यादा अच्छे बनेंगे, मिस्टेक्स कम हो सकती हैं, और क्योंकि अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि हमको पता है हमारा देश बात करता है फेडरलिज्म की। किसकी बात करता है? फेडरलिज्म की, जहां पर सेंटर के साथ साथ स्टेट के पास भी पावर है। पार्लियामेंट में जहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस के, नेशन के लिए लॉज बन रहे हैं, वहां अगर सिर्फ लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया जाए तो वो सही नहीं होगा। यहाँ पर स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हमारे पास राज्यसभा। इसलिए हमने बोला है कि ये बहुत जरूरी होता है हमारे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए भी। चेक्स एंड बैलेंसेस बार बार चीख चीख के बोल चुकी हूँ, पता है तुम लोगों को। एक्सपर्टीज हो जाती है, जाहिर सी बात है, उनके पास अपनी अलग नॉलेज है, उनके पास अपना अलग एक्सपीरियंस है, तो वो भी अपने कुछ पर्सपेक्टिव, अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, शायद आपका फायदा हो जाए लॉ बनाने में। और वही वाली बात है, फेडरल स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करेगी कि अगर कोई भी हमें सेंटर के लिए, पूरे देश के लिए कोई लॉ बना रहे हैं तो उसमें हम स्टेट्स को इग्नोर ना करें, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आएगा, कहते हैं कि आपको एक रिसेंट बिल, आप कोई मान सकते हो कि कोई भी पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ होगा, आपको देखना है उसकी ज्वाइनिंग के बारे में, कब वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में कब वो बिल पास हुआ, राज्यसभा में कब वो बिल पास हुआ, उसको प्रेसिडेंट के साइन कब हुए, कितने मेंबर्स ने हाँ करा, आपको एक्सेट्रा ये सब चीजें आपको एक रिपोर्ट काइंड ऑफ प्रिपेयर करनी है। तो वो मैंने आपको एक छोटे रूप में प्रिपेयर कर रखी है, आप देख सकते हो कि मेरे को बहुत मन था। वुमेन का जो रिजर्वेशन एक्ट आया है
2023 का, जिसमें हमने देखा है कि 33% का वुमेन को रिजर्वेशन मिला है लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ये रिजर्वेशन ऑलरेडी पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में था, यानी कि लोकल लेवल पे ये था पहले से। पंचायत कहाँ पे होती है? गांव, यानी ये रूरल एरियाज में, और म्यूनिसिपैलिटी यानी कि जो टाउन्स होते हैं छोटे, उसमें म्यूनिसिपैलिटी होती है। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली वगैरह, वहां पे हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे कि हमारे पास एमसीडी है दिल्ली की, तो ये अर्बन यानी कि शहरी लेवल पर होती है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास रिजर्वेशन था 1992 से, जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया है बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। व्हाट इज अमेंडमेंट? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे जाते हैं, तो जब 73rd और 74th बार वो चेंज करा गया था, तब ये दोनों ही जो है हमारे पास आई थी, यानी कि लोकल लेवल आया था। जब ये लोकल लेवल आया था, तभी इसमें वुमेन को 1/3 सीट्स यानी कि 33% का रिजर्वेशन दे दिया गया था 1992 में। आप सोचो, और ये स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल पर ये अब करा गया है 2023 में। तो ऑलमोस्ट 10 ये पूरा का पूरा 10 साल, 20 साल और 31 साल बाद जो है ये चीज सेंट्रल लेवल पे करी गई है, और स्टेट लेवल पर भी, जो कि लोकल लेवल बहुत पहले से हो चुकी है। तो देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं भैया ये बिल देखो, हालांकि ये बिल बहुत सालों से था, ये बिल बहुत सालों से इंट्रोड्यूस हो रखा था, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल में इस वाली टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था 19 सितंबर 2023 में। ये बिल आया था कि हाँ जी हमें ये करना चाहिए, इन द नेम ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर आया था वैसे भी, अब भी ठीक है, अब इस नाम से आया था ये। इसमें क्या क्या चीजें थी भैया कि रिजर्वेशन जो है अभी हो जाना चाहिए, या फिर जब डिलिमिटेशन हो। डिलिमिटेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करा जाए कि हाँ जी कहाँ पे कितनी कितनी है, मतलब कितनी कितनी पॉपुलेशन पे कितनी कितनी होंगी, ये वाला ये पूरा उसको करा जाए। और ये कब होगा? जब सेंसस हो जाएगा। और सेंसस का मतलब क्या होता है कि काउंटिंग करना बेसिकली हमारी पॉपुलेशन की, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जो 2021 में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया था। अब कहा जा रहा है कि 2026 के बाद 27 के आसपास हो जाएगा, लेकिन अभी देखो डिबेट इसमें ये भी थी कि क्या ओबीसी का कोटा और एक रखना चाहिए हमें इसके अंदर भी, इस वुमेन वाले में भी ओबीसी एससी एसटी डालना चाहिए। ये कुछ बातें यहाँ पे करी गई थी। लोकसभा में देखो कब आया था? 19 को आया था, लोकसभा में 20 को पास हो गया था। कितने लोग थे? 454 क्या लिखा है? ठीक है ठीक है ठीक है, इतने मेंबर्स आए होंगे ना 540। जरूरी नहीं है कि हर दिन सारे मेंबर्स आते हो, तो 543 में से उस दिन 456 मेंबर्स आए होंगे जिस दिन ये पास हुआ लोकसभा में। इसमें से इतने लोग फेवर में थे, 2 मना कर रहे थे, नहीं नहीं मत करो, क्या फायदा है। अगले दिन जो है यहाँ पर ही पास हो गया था। एक सेकेंड, वाइट स्टॉप्ड। हाँ ठीक है कुछ नहीं, वो हैंग हो गया होगा। ठीक है, 214 जो मेंबर्स थे उसने हाँ करा होगा बेसिकली, ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया 28 तारीख को, 9 दिन बन गए इसको बनने में, और फिर दोबारा से जो है अभी लागू मतलब वैसे हो चुका है। लेकिन ये है कि जब सेंसस हो जाएगा, जब काउंटिंग हो जाएगी पॉपुलेशन की, तब जो है ये अच्छे से आएगा। ये वाली बात यहाँ पे करी गई है। अब ये देखो, ये आप लोग खुद कर सकते हैं कि आपको देखना है, आपको अलग अलग मिनिस्टर्स का कोई रोल प्ले करना है, कोई लोकसभा का बन जाना, कोई राज्यसभा का बन जाना, आप फिर क्वेश्चन पूछो आपस में, प्रेसिडेंट साइन कर रहा है, मतलब बेसिकली रोल प्ले काइंड ऑफ आप लोग करना है, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। कहते हैं 7 क्वेश्चन आता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 का है, वो बहुत अच्छे खासे सपोर्ट से, अभी हमने देखा कि कितने बढ़िया सपोर्ट से ये पास हुआ है। 245 मेंबर्स में से अनोनिमस था, मतलब सबने करा। उस दिन 214 मेंबर्स आए थे और सारे के सारे मेंबर्स सपोर्ट करा। यहाँ पर उस दिन 456 मेंबर्स आए लोकसभा में, इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स ने मना करा, बाकी सबने हाँ करा। ऐसा बहुत कम लॉज में होती है ये चीज कि इतना ज्यादा बड़ी मेजोरिटी से कोई लॉ पास हो, पर इसमें हुआ। तो कहते हैं बहुत अच्छा खासा हुआ ये, लेकिन फिर भी इस लॉ को पास होने में 25 साल लग गए, क्योंकि डिस्कशन इसका 25 साल से चल रहा था, और तब भी अभी तक भी पास नहीं हुआ था। तो क्यों ऐसा हुआ कि इतने लॉन्ग टर्म चल रहा आ रहा लॉ भी अभी तक पास नहीं हुआ था? तो ये चीज क्यों हुई थी, फटाफट से चला खत्म कर लेते हैं, इससे पहले इसकी बैटरी जाए। ठीक है जी, चलो। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली बात तो बहुत डिसएग्रीमेंट्स होंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग अलग इस पे इसके भी सब कोटा की बात करी जा रही होगी, कि इसमें भी कह रहे होंगे कि जो ओबीसी के वुमेन है उनको अलग से मिलना चाहिए। ये सब हरकतें हो रही होंगी, बकवास हो रही होंगी, जिसकी वजह से वो बार बार हट रहा है कि हाँ बाद में देखेंगे, अब बाद में देखेंगे, वो चीजें आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। पार्टीज के बीच में यहाँ पर इश्यूज होंगे कि नहीं हमें नहीं करना, या किस तरीके से करना है काइंड ऑफ, या
कंसेंसस नहीं होगा, यानी कि हर एक पर्सन मान नहीं ना ऑलमोस्ट शायद से उस टाइम पे उस चीज के लिए शायद से उनको मेजोरिटी ना मिल पा रही हो, इस टाइप से कुछ चीजें हो सकती हैं और राजी ना हो उस चीज के लिए। या फिर फॉर सपोज ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर मेल्स ज्यादा है, और अगर मेल ज्यादा है तो यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहां से खड़ी होगी उसका वोट बैंक, यानी कि जहां से उनको मेजरली वोट सारे होंगे वो मेल्स होंगे। और अगर आपका मैनिफेस्टो ये हो, यानी कि अगर आप ये चीज कहो कि अगर मैं जीत गया तो मैं वुमेन को रिजर्वेशन दूंगा, क्या पता मेल्स इस बात को सपोर्ट ना करें और आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट ना आए, तो क्या पता इस डर से भी ये चीज ना पास हो रही हो, ना ये लॉ आ रहा हो। बहुत एक बड़ी लाइन मैंने आप पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच कर शायद ऐसा हुआ हो काइंड ऑफ। और क्या पता प्रायोरिटी ना हो उनकी कि चलना बहुत काम पड़े अभी, कि पहले पहले इन्हें वो दे दो, पहले हर जगह वुमेन को आगे कर दो। हालांकि यहाँ पर भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जो लड़के कमेंट बॉक्स में कहें कि यस मैम ऐसा होता है कि वुमेन्स के पास कई जगहों पे स्पेशल राइट्स होते हैं। सो फेमिनिज्म के बारे में मेरे को भी डिस्कशन नहीं करना, अभी इस डिस्कशन को हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है। आई एम प्लानिंग कि जिस दिन मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आप सबकी दुआओं से, आप सबके बहुत सारे प्यार से, सपोर्ट से, उस दिन मैं एक Q&A सेशन रखूंगी जिसपे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक मेरे पास आए हैं या जो इन बाकी आने वाले कुछ दिनों में या महीने में आ सकते हैं, इसको मैं पूछूं। एंड सच बताऊं तो मैं चाहती हूँ बिकॉज ऑफ ये जो 20 डेज का डिले हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चों को शायद पता होगा मैंने ज्वाइन की थी कंपनी, बट मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे वहां पे, तो मुझे बैंगलोर से लाइक वापस आना पड़ा एंड दोबारा से मेरे को अपने यूट्यूब पे ही काम करना है अब। तो मैं अभी वहां पे जाके अब काम नहीं कर सकती हूँ, हैव टू रिजाइन दैट जॉब बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। तो या तो अब मेरे को ये कि डिले हो गया मेरा, वरना अभी तक थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स और हो जाते। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, अगर ये चीज पॉसिबल हो सके कि मेरे लाइक इस ईयर के एंड होने से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स अगर हो सके तो आई विल बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मतलब पता नहीं यार, उम्मीद रखू ना रखू ऐसे, बट ठीक है मन में है ऐसा कि काश ऐसा हो जाए काइंड ऑफ वाली सिचुएशन है, लेकिन चलो ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा अब बस आपको पता है सोशल माइंडसेट एक वो रुकावट डालता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, वुमेन को ही हम क्यों करें वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के नहीं है, ये जस्ट आपके दिमाग के क्वेश्चन है, वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड काइंड ऑफ वाले, अपना इंटेलेक्चुअल अपना ब्रेन आप लोग यूज करके खुद से भी कर सकते हो इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन हो जाता है, कि लोग बाग उठ के लड़ाई कर रहे हैं, कोई लॉ ढंग से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, या ऐसा होता है कई बार कि जितने नंबर ऑफ डेज के लिए पार्लियामेंट की मीटिंग्स होनी चाहिए, जो सेशन होता है ना कुछ दिनों का, वो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। इसकी वजह से आपको ऐसा क्या लगता है कि लोगों का बेसिकली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी यहाँ पे गड़बड़ करता है, उसका भी उस पर बैड इम्पैक्ट आता है, और ऑल्सो जो लॉस की क्वालिटी होती है उस पर भी यहाँ पर एक बैड इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज होती है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो पुअर क्वालिटी ऑफ लॉज का होना जाहिर सी बात है, अगर सब लोग नहीं आ रहे हैं, सब लोग अगर नहीं बैठ रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, जाहिर सी बात है लॉस बेकार से भी आएंगे, ढंग के लॉस क्या पता ना आ पाए। लॉस की जो क्वालिटी है उसमें कोई एक आधा क्लॉज पे आपने ध्यान ही नहीं दिया और वो क्लॉज आपने डाल दिया, बट वो बहुत वाहियात, बहुत बकवास, बहुत फालतू की चीज है, तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो वो चीज के लूप होल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, आप वो चीज यहाँ पे भूल जाते हो आपकी, हाँ अच्छा ये भी चीज हो सकती थी, आपने जल्दबाजी में काम कर दिया तो वो फॉलो नहीं हुआ, बिल्कुल डिटेल में आपने नहीं देखा, आपने ब्रीफली बस कर दिया उस काम को, इफेक्टिव नहीं है अच्छे से, तो यहाँ पर दिक्कत है। अगर ढंग से डिबेट नहीं हुई है जाहिर सी बात है क्वालिटी जो है लॉ की वो गिर जाएगी। काउंटेबिलिटी भी यहाँ पे कम होती है, अगर आप क्वेश्चन आर वगैरह जैसी चीजें अगर यहाँ पर नहीं हो रही है, आप जो एमपी वगैरह हैं अगर वो मिनिस्टर से, अच्छा प्लीज रिमेम्बर कि जिस तरीके से एमपी यहाँ पर आपके मिनिस्टर से यूनियन लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन आर के थ्रू, सेम ऐसे जो स्टेट लेवल पे बैठे हुए एमएलए होते हैं ना, ये भी अपने स्टेट के मिनिस्टर से इसी ऐसे ही असेंबली में बैठ के क्वेश्चन आर के थ्रू क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पर भी होती है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी काइंड ऑफ जैसी चीज है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, जो उसके ऊपर ट्रस्ट है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। डिले होता है, जाहिर सी बात है कि जो आप काम कर रहे हो अपने अंदर की चीजों की वजह से आप यहाँ पे गड़बड़ क्रिएट कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो ये। अच्छा एक आपको याद होगा एक ना कार्टून था, मुझे नहीं याद आ रहा कि वो कौन से क्लास में मैंने पढ़ाया है, 7th या 8th में, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, और अब तो शायद मेरी कंफ्यूजन बढ़ने वाली है बिकॉज 6 to 12th पढ़ाना है, तो मैं कहाँ पे क्या चीज पढ़ा रही होंगी ना तो मैं वो भूल जाऊंगी, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक ना कार्टून था काइंड ऑफ वो, जिसमें हमने देखा शायद से 8th क्लास में ही था, हाँ जहां तक है,
जिसमें हमने देखा था कि पार्लियामेंट के बाहर फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, सब चीजें खड़ी हुई हैं और जो मेंबर्स हैं वो बाहर भाग रहे हैं, उनका अलग ही चल रहा है कि भाई ये क्या है, क्योंकि उनको पता है कि अंदर काम नहीं हो रहा है, अंदर हरकतें हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको बुझाने के लिए ये लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो वो जो कार्टून था वो ये दर्शा रहा था कि देखो अंदर काम नहीं चल रहा है, जिन लोगों को हमने ट्रस्ट करके बिठाया हुआ है पार्लियामेंट में वो तो अंदर हरकतें कर रहे हैं, वो तो अंदर अपने अपने उनका चल रहा है अलग ही, तो वो चल रहा है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, फिर तो ट्रस्ट वहां से भी कम हो रहा है, तो ये भी एक चीज यहाँ पर थी। जो लोगों का अब पैसा है यहाँ पर तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, करोड़ ऑफ मनी तुम यहाँ पे वेस्ट कर देते हो, जाहिर सी बात है पब्लिक का ट्रस्ट तो यहाँ पर कम होता है कि भैया ये जो लोग हैं, जो एमपी वगैरह हमने चुने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस तो कतई भी नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको खुद ही करना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट ग्रुप वगैरह बनाने हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में, और आपको देखना है कि हाँ जी कौन सा एमपी कौन सा एमएलए उनको कर सकता है, आपको रोल प्ले करना है, आपको ये चीजें यहाँ पे करनी है, आप कौन से क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो, आप क्या चाहते हो, ये सब चीजें यहाँ पर कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी प्लेज, व्हाट इज द रोल दैट द जुडिशियरी प्लेज इन एन इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडिया की डेमोक्रेसी में जुडिशरी यानी कि जो जज है हमारे, ये जुडिशरी जो है क्या रोल प्ले करती है, और क्या होता अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना होती तो क्या होता। देखो भैया जुडिशरी काम क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, आपको पता है ये चीज, गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीज हम लोगों को पता हो, इतना भी लिखोगे तब भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि अगर वो खुद कोई ऐसा काम अगर वो कर देता है, कोई गलत लॉ लेकर आता है, तो वो खुद ही क्या करता है, अपने उस लॉ को ठीक करने की कोशिश करता है, या अगर लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत लॉ बना दिया या गलत लॉ इंप्लीमेंट कर दिया है, तो वो उसको भी स्ट्राइक डाउन कर देगा, उसको भी इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, ये बोलकर कि भैया ये सही नहीं है, ये हमारे ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा, इस तरीके से। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन, मैंने पहले ये बोला कि जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं थ्रू आर्टिकल नंबर 32। आपका अगर फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और आपका बाद में आएगा ये रेमेडीज वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, अगर आपके इन पांचों में से किसी का भी कोई उल्लंघन होता है, आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये पॉइंट आप लोग मत लिखना, ये शायद मैंने 100 लिख दिया था यहाँ पर, आई थिंक ये आपकी क्लास का नहीं होगा, ये मैं थोड़ा हाई लेवल का कई बार भूल जाती हूँ कि आप कौन सी क्लास की बात हो रही है। चेक्स एब्यूज ऑफ पावर, कि भैया अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज करने हैं तो वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पे क्या करते हैं कि सेंट्रल स्टेट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम होता है ये कि अगर सेंटर इन्वॉल्व है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है या दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, इसको रिजॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट कब करेगा, जब एक स्टेट के बीच में और उस स्टेट में रहने वाले कुछ लोगों के बीच में, कंपनी के बीच में कोई इश्यू हुआ है, तो यहाँ पर उसे हाई कोर्ट सॉल्व कर देता है। तो ये चीजें यहाँ पर होती है, ये आपका जो है रोल है यहाँ पर जुडिशरी जो कि प्ले करता है। लेकिन कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है अपनी पावर का मिसयूज कर सकेगी गवर्नमेंट। इवन अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर जुडिशरी, अच्छा ये चीज आप लोगों मैंने बता रखी है पहले भी कि जो जुडिशरी में जो मेंबर्स होते हैं यानी कि उनको कौन लेकर आता है, बेसिकली वो आते हैं कहां से, तो आपको पता है वो चीज कि इसमें जो जजेस होते हैं उनका जजेस का अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इनका रिमूवल होता है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जो एमपीज वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से आपस में कंट्रोल करते हैं तीनों एक दूसरे को। ये प्रेसिडेंट हमारे बेसिकली पार्लियामेंट का तो पार्ट है ही है, लेकिन साथ साथ देखो बैटरी लो हो चुकी है, लेकिन साथ साथ ये आपके लेजिस्लेचर का भी पार्ट है हमारे प्रेसिडेंट, और ये हमारे एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है ये, और ये पार्लियामेंट वाले हमारे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। ये चीज आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने वही यहाँ पर लिखे हुए हैं कि देयर वुड बी नथिंग अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। सिटीजन्स के अधिकारों का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि उनके पास अब उसके रेमेडी के लिए, सोल्यूशन के लिए कोई भी नहीं होगा। जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो वीक लोग हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उनके साथ इनजस्टिस करा जाएगा, और उनको जस्टिस प्रोवाइड करने वाला भी कोई नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर जो आपके लॉज हैं बेसिकली उन सबका ब्रेकडाउन होगा, उन सबका उल्लंघन होगा, तब पब्लिक का ट्रस्ट खो जाएगा, और कुछ नहीं पता कब हमारी कंट्री में डिक्टेटरशिप जैसे सिचुएशन आ जाए, ये भी हमें कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट जो है ओवर पावरफुल ना बन जाए, इसके लिए इसका होना बहुत जरूरी है हमारी जुडिशरी का।
ठीक है जी। एंड दिस वाज होल ऑफ द चैप्टर कि आपके क्वेश्चन आंसर जो भी इस चैप्टर से हो सकता बेसिकली क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ऑल्सो वीडियो खत्म होने से पहले जरा एक चीज और बताऊं आपको शायद ये चीज दिखी होगी, हालांकि मैंने पूरा पीडीएफ नहीं दिखाया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे मैंने जगह जगह पे ना कहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जहां से मैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को वाली वीडियो भी चाहिए हो, जल्दी से कमेंट डाउन करना फटाफट से हम लोग, क्योंकि सारे ही मैंने बोला था कि सारे ही चैप्टर्स के मैं आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी। बिकॉज राइज ऑफ मराठास वाली वीडियो चैप्टर नंबर 3 की आपको वाली वीडियो आपको काफी पसंद आई है, आपको बहुत अच्छा लगे उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे चैप्टर्स के लेके आने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह कुछ मार्क करे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेंशन यहाँ पर करने हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो थोड़े से लॉन्ग हो। ठीक है, तो चलिए बिना किस देरी के अपनी इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखी हो, तो आपको आई होप अच्छी लगी हो आपको ये सब चीजें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार करो, बिकॉज दोबारा से हम लोग अपने चैनल वापस आ चुके हैं जहां पे हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपके अगली वीडियो में।